आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। किसान डीजल अनुदान के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, तुरंत अनुदान मिलेगा। अभी सिर्फ दरार वाले खेतों में ही पटवन करे किसान। कुफरी ललित, कुफरी ख्याति, कुफरी गंगा आलू के हैं उन्नत प्रभेद। किसान भाइयों, प्रदेश सरकार के अनुमान के बावजूद कम वर्षा होने के कारण सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए डीजल से चलने वाले पंप सेट से धान की रोपनी एवं रोपे गए धान की आवश्यकता अनुसार सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग डीजल अनुदान के मद में 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति ले चुका है। कम वर्षा होने के कारण डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन पोर्टल कृषि विभाग द्वारा खोला जा चुका है। किसान इस पोर्टल पर अपना अनुदान देकर सिंचाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई होगी। कम वर्षापात होने के कारण निश्चित रूप से धान की जो रोपनी है उस रोपनी में कमी दिख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसकी समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि डीजल अनुदान के लिए जो सरकार की ओर से व्यवस्था हुई है उसे तुरंत चालू किया जाए। आज से 5-6 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला और उसके आधार पे हम कृषि विभाग ने डीजल अनुदान देने के लिए पोर्टल खोल दिया है और किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया बिहार में हमने शुरू कर दी। किसान भाइयों, पर्याप्त वर्षा न होने के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में अभी तक धान की रोपनी नहीं हो पाई है और कुछ जिलों में बहुत कम हो पाई है। वैसे किसान ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने रोपनी तो कर ली है लेकिन पटवन के लिए बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों की सलाह को अगर माने तो किसान अभी भी अपनी फसल की रौनक पा सकते हैं। प्रदेश की सरकार ने यह मान लिया है कि मानसून इस बार धान की रोपनी और सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए कृषि विभाग ने डीजल अनुदान के लिए किसानों से आवेदन मांगा है ताकि धान की रोपनी भी हो सके और रोपे गए धान की सिंचाई भी संभव हो पाए। लेकिन कम बारिश की स्थिति में अभी कुछ वैज्ञानिक उपायों से किसान धान की फसल ले सकते हैं। पहली बात तो यह है कि किसान भाई धान फसल के हर खेत में अभी पानी ना डाले। सिंचाई सिर्फ उन्हीं खेत की करे जिस खेत की मिट्टी में दरार उभर आया है। दूसरी बात यह है कि खेतों में खरपतवार पूरी तरह हटाते रहें, क्योंकि पटवन की स्थिति में खरपतवार भी धान के हिस्से का पानी सोख लेते हैं। और आखिरी सलाह यह है कि खेतों में पानी न हो तो धान की फसल पर खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि पानी के माध्यम से ही खाद फसल की जड़ों तक पहुंचता है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के रानी पोखर डुमरी गांव के युवा किसान राजू कुमार से, जो मुर्गी पालन से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। यह राजू का पोल्ट्री फार्म है। मुर्गियों के लिए आबोदाना और तहरीब के लिए पर्याप्त जगह के साथ। दरअसल धीरे धीरे देश की खेती का पैटर्न काफी बदल रहा है और किसान भी किसानी से व्यवसाय के रूप में सामने आने लगे हैं। हमारे किसान, यह देश के लिए खुशहाली का शुभ संकेत है, क्योंकि आत्मनिर्भरता से दूर रखने वाली खेतों में अब स्वरोजगार, स्वावलंबन का स्वाद अब आने लगा है। 5 साल पहले राजू ने लगभग 5 लाख की लागत से यह फार्म बनाया और इन्हीं मुर्गियों से राजू को हर 40 दिन के अंतराल पर 80 से 90 हजार रुपए आ जाते रहे हैं। राजू कहते हैं कि दूसरी जगह रोजगार करे, उससे बेहतर है कि अपने गांव में ही अपने घर में रहकर रोजगार किया जाए। यही है भारत की युवा का सोच। किसान भाइयों, प्राचीन काल से ही मखाना बहुत ही उपयोगी रहा है और अब बदलते दौर के साथ मखाना की मांग भी काफी बढ़ी है विश्व के बाजार में। इसी के तहत किसान काफी उत्साहित और खासकर मखाना उत्पादक किसान काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मखाना से बिहार में किसानों की उम्मीद काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकार भी मखाना उत्पादन, विपणन और निर्यात व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में किसान भाई, आप मखाना फसल का प्रबंधन अच्छे से करें, खेती वैज्ञानिक तरीके से करें, ताकि आपको
काफी बेहतर उत्पादन और मुनाफा मिल सके। अभी मखाना का अच्छा फलन लेने के लिए आप 1 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर नैनो यूरिया या 5 मिलीलीटर नैनो डीपीए खाद डालकर छिड़काव करें। इसके साथ ही पानी में नीम तेल मिलाकर अगर आप फसल पर छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही तौर पर मखाना पर कीट व्याधियों के असर से आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, ये मौसम अगेती आलू लगाने का समय है और अभी से ही अगर आप मिट्टी के अनुसार प्रभेदों का चयन करें तो निश्चित ही तौर पर आपको आलू का बहुत ही बढ़िया उत्पादन मिलेगा। इसके लिए आप चुनाव करें कुर्फी ललित, कुर्फी ख्याति, कुर्फी गंगा, कुर्फी पुखराज, कुर्फी ज्योति आलू के उन्नत प्रभेदों को। इन प्रभेदों से उत्पादन क्षमता काफी अधिक होती है और बाजार में इसकी मांग भी काफी शानदार है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार बने हैं। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5500 रुपए प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखें मौसम का पूर्वानुमान। राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह बरसात के साथ होगी। दोपहर बाद वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन आकाश बादलों से घिरा रहेगा। बादल छाए रहेंगे जिससे तापमान में आर्द्रता बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत में हो रही तमाम गतिविधियों को खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि वक्त है यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक का। तो देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। लत्तेदार सब्जी केवल समतल भूमि पर नहीं लगाई जा सकती है, यह अलान पर भी लगाते हैं, पेड़ पर भी लगा सकते हैं, आंगन में भी लगा सकते हैं, नदी के किनारे भी लगा सकते हैं। यानी इसका बहुत स्कोप होता है कि जहाँ कहीं भी इसको सहारा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर यह लटक के फलता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। खरीफ मौसम में हरी लत्तेदार सब्जियों में कीट व्याधि प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि फसलों की गुणवत्ता और पैदावार दोनों सुनिश्चित की जा सके। आइए इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवनाथ प्रसाद जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी का जो समय है वह लत्तेदार सब्जियों की है। आज का जो हमारा विषय है वह इसी पर आधारित है कि खरीफ मौसम में लत्तेदार सब्जियों में कीट व्याधि का प्रबंधन कैसे करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर देवनाथ प्रसाद, जो उप निदेशक हैं कृषि भवन बिहार पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी का जो मौसम है इसमें लत्तेदार जो सब्जियां होती हैं तो उनमें कीट व्याधि का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, तो इनका प्रबंधन किस तरीके से करें? किसान भाई, जब हम लत्तेदार सब्जी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही बात आती है। एक बात आती है कि लत्तेदार सब्जी जिसको हम पका के खाते हैं, और दूसरी सब्जी होती है कि लत्तेदार वैसी सब्जियां जिसको कि हम कच्चे खाते हैं, उसको पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पका के खाने वाली लत्तेदार सब्जियों में कद्दू, कोहड़ा,
जो हमारे हैं इसमें करेला, चठैला, टिंडा आदि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे पका के खाए जाने वाले हैं। कुछ कच्चे भी हम खाते हैं, जिसमें तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, यह सब जो है सो हम कच्चे खा लेते हैं। तो किसान भाई, लत्तेदार सब्जी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि लत्तेदार सब्जी केवल समतल भूमि पर नहीं लगाई जा सकती है, यह अलान पर भी लगाते हैं, पेड़ पर भी लगा सकते हैं, आंगन में भी लगा सकते हैं, नदी के किनारे भी लगा सकते हैं। यानी इसका बहुत स्कोप होता है कि जहाँ कहीं भी इसको सहारा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर यह लटक के फलता है। और आज के वैज्ञानिक युग में होता क्या है कि इसके लिए अलान की व्यवस्था कर दी जाती है और इससे इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रकाश का गमन, हवा का गमन बहुत अच्छे ढंग से मिल जाता है और प्रकाश भी इनको समरूप मिलता है। अतः इसमें इसकी खेती से करने से इनके साइज भी अच्छे होते हैं और उत्पादन भी अच्छा आता है। किंतु यदि खड़ी फसल में कीट व्याधि का प्रकोप हो गया होगा तो निसंदेह आपको कुछ न कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि सबसे पहले आप तो बीजोपचार करके ही इसकी बुआई करें। बीजोपचार के लिए रासायन का जो नाम है वह कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से होता है और उसका आप उपचार करके अगर बुआई करते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 दिनों तक किसी प्रकार के कीट व्याधि लगने की संभावना नहीं रहती है। खास के बीज जनित और मिट्टी जनित कीट व्याधि का संबंध है। किंतु खड़ी फसल में यदि कीट लग गए हों, व्याधि लग गए हों, तो उसके लिए निसंदेह हमको निदान करना पड़ता है। तो किसान भाई देखेंगे कि इसमें कीट में जो प्रायः आते हैं, इसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है, कीट में आप देखेंगे कि लाल मकड़ी का प्रकोप होता है और जैसीड्स का प्रकोप होता है। यह प्रायः जो होते हैं चूसक टाइप के कीड़े होते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहाँ कहीं भी आप लाल मकड़ी देखें, लाल मकड़ी को हम लोग रेड गोड बीटल के नाम से भी जानते हैं। यह कद्दू वर्ग का विशेष कीड़ा है और यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो लाल मकड़ी के बचाव के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL जो होता है वह आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप उसका छिड़काव करते हैं और आवश्यकता अनुसार इसको दोहरा देते हैं तो निसंदेह इसका निदान हो जाता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्रथम चरण में यदि आप नीम आधारित कीटनाशी का व्यवहार करते हैं, इसके लिए जो मात्रा दी गई है वह 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के नीम आधारित कीटनाशी का 2 से 3 बार यदि आप छिड़काव करते हैं तो बहुत हद तक जो भी कीड़े लगते हैं, खास के चूसक कीड़े, उसका निदान हो जाता है। इसी संदर्भ में जो अगला सवाल है कि अभी के समय में जो सबसे बड़ी समस्या एक देखने में आ रही है कि जो कद्दू वर्गीय जैसे कद्दू है या नेनुआ का जो फसल है तो एक गलन की समस्या सर उसमें आ रही है। जो नीचे से पौधा जो मचान या बांस के सहारे जो किसान भाई हमारे चढ़ाते हैं ऊपर पैदावार के लिए, तो नीचे से क्या होता है कि जो जड़ के से जुड़ाव रहता है ज़मीन पर, वहाँ पे गलन की समस्या हो जाए, पौधा सूख जाता है। इसके निदान के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? किसान भाई बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जड़ गलन खास के लत्तर वर्गीय सब्जियों का एक विशेष प्रकार की बीमारी है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप रोपाई से पूर्व ही इसका प्रबंधन कर ले तो आपको बहुत बेहतर लाभ होगा। इसके लिए बताया गया है कि बीजोपचार अत्यंत जरूरी है, फसल चक्र को अपनावे और यथासंभव वैसे बीज या सहिष्णु बीज लगावे जिसमें जड़ गलन की समस्या नहीं हो। किंतु यदि खड़ी फसल में जड़ गलन की समस्या आ गई हो तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप फंजीसाइड, इसमें आप मैंकोजेब से लेके कार्बेंडाजिम से लेके आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं और उससे बहुत हद तक आपका निदान संभव है। किंतु यदि यह लग जाए तो निसंदेह आप रासायनिक उपचार पर चले जाएं और रासायनिक उपचार के लिए सबसे बेहतर है कि कार्बेंडाजिम आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के यदि उसका इस्तेमाल करते हैं और आवश्यकता अनुसार 2-3 बार उसका छिड़काव कर देते हैं तो जड़ गलन की समस्या दूर हो सकती है। किंतु यह पाया गया है कि गंभीर अवस्था में यदि जड़ गलन पहुँच गया है तो उस समय किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप उस समय रासायन का उपयोग करने के बावजूद जल निकासी की उचित व्यवस्था रहे, यथासंभव नमी को हटाने का प्रयास करें। नमी को हटाने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो जली हुई राख है और बुझी हुई राख है उसका उपयोग खेतों में करें, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा दें और रासायन का कम उपचार करें तो आप बहुत हद तक इससे निदान पा सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि रोगरोधी किस्म, जो भी किस्म आप इस्तेमाल करते हैं उसमें रोगरोधी किस्म लगाएंगे तो आपको जो जड़ गलन की समस्या है इसकी लगने की संभावना कम हो जाएगी। किंतु यदि आप रोगरोधी किस्म नहीं लगाते हैं तो अंत में आपको रासायनिक उपचार पर जाना होगा और उसके लिए आपकी लागत बढ़ भी सकती है।
एक और कीट का हम जिक्र करना चाहेंगे सर, संक्षेप में, कि एक कीट ऐसे देखने में आ रहा है कि पत्ता छेदक जो होता है, लाल टाइप का होता है और वो पूरे पत्ता को चाट जाता है, जिससे हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं और पैदावार भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सर, उसके निजात के लिए भी हम चाहेंगे कि आपकी सलाह हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैंने पूर्व के संबोधन में ही बता दिया है कि यह लाल मक्खी टाइप का होता है। यह चूसने के साथ साथ क्लोरोफिल को चाट जाता है और जो क्लोरोफिल है, जिसे हरितिमा कहते हैं, उसको चाट जाता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है यहाँ पर कि यदि खड़ी फसल में लग गया है तो नीम आधारित, प्रथम चरण में नीम आधारित कीटनाशी 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दे तो बहुत हद तक निदान हो जाएगा। स्प्रे को 2 से 3 बार दोहरा देना है। यदि उससे भी निदान संभव नहीं हो तो किसी कीटनाशी, रासायनिक कीटनाशी, अभी सबसे बेहतर होता है कि इमिडाक्लोरोपिड या डाइमिथोएट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL जो है उसका आधा ग्राम आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक इसका निदान हो जाता है। डाइमिथोएट में 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत हद तक आपका निदान मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपने इस मौसम में लत्तेदार सब्जियों की खेती की है और उसमें कीट व्याधि लग चुके हैं, तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया और विभिन्न रासायनिक और जैविक छिड़कावों के बारे में भी विस्तार से बतलाया, उन सभी का उपयोग करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, लत्तेदार सब्जियों की संपूर्ण रूप से रक्षा कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि वक्त है यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक का। तो देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। बच्चा दिया है पशु ने, आप उसका थन को धुलिए अच्छे से और बच्चे को पिलाने का कोशिश करिए। जब आप पिलाते हैं तो उसके शरीर में कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ केमिकल रसायन निकलते हैं और उसकी वजह से जो जरी है या जेर जो भी आप कहें, वो बहुत तीव्र गति से बाहर निकल जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। किसान भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप इन उपायों को अपनाकर खरीफ लत्तेदार सब्जियों में कीट व्याधि प्रबंधन को सही ढंग से, प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले विषय की ओर। पशुपालक किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में प्रसव से पहले और बाद में प्रबंधन की अगर सही ना किया जाए तो उसकी उत्पादकता पे असर पड़ता है, साथ ही साथ दूध की गुणवत्ता, पशुओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो आइए इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार के पास। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती किसानी के अलावा आय के स्रोत के लिए सबसे ज्यादा पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं का उचित प्रबंधन करना बेहद ही जरूरी होता है, खासकर जब वह गर्भवती हो। दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनके ब्याने के पहले और बाद का सही प्रबंधन करना आवश्यक है। यह प्रबंधन न केवल पशु के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, बल्कि दूध उत्पादन क्षमता को भी काफी बढ़ाता है। ब्याने से पहले दुधारू पशुओं को संतुलित और पोषक आहार देना भी आवश्यक होता है। इस समय पशु को उच्च गुणवत्ता वाला चारा जैसे खल्ली, मिनरल्स और विटामिन्स देना चाहिए ताकि गर्भावस्था के दौरान और ब्याने के बाद दूध उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ब्याने के बाद पहले 24 घंटे में बछड़े को
खीस पिलाना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि खीस में एंटीबॉडीज की अधिकता होती है जो बछड़े को विभिन्न बीमारियों से बचाती है और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ब्याने के बाद पशु को तुरंत दूध निकालने के लिए तैयार भी करना चाहिए। ब्याने के बाद पशु के आहार में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। इस समय पशु को हरी घास, चारा, खल्ली, दाने और मिनरल्स देना चाहिए जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके। ब्याने के बाद पशु के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी करवानी चाहिए। पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता जैसी जरूरी उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका, जिससे उसका दूध उत्पादन लंबे समय तक स्थिर रहता है। सही प्रबंधन से पशु की उत्पादकता में वृद्धि होती है और उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है। पशुपालकों को इन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है ताकि वे अपने पशुओं के से अधिकतम लाभ कमा सके। आज का विषय है कि ब्याने से पहले एवं बाद में दुधारू पशुओं का क्या प्रबंधन किया जाए एवं उससे क्या प्रभाव पड़ता है दुधारू पशुओं को। इसकी विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ विशेषज्ञ हैं वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज में। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप कृपया कर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं का ब्याने से पहले एवं बाद में क्या प्रबंधन करना चाहिए। बहुत बार दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि आखिरी के 2 महीने, ब्याने के पहले 2 महीने और ब्याने के 1 महीने का समय में हम थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं, ये सोच कर कि ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन यही शुरू के 2 महीने, ब्याने के पहले के 2 महीने और उसके बाद का 1 महीना दुग्ध उत्पादन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके 2-3 कारण हैं कि उस समय पशु में जो बच्चा पल रहा है, मादा पशु के अंदर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो सबसे ज़्यादा पोषण खींच रहा है और इस पोषण का प्रभाव माँ के ऊपर पड़ता है क्योंकि उसके शरीर से ही सारा पोषण हो रहा है। तो इस समय पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है और ब्याने के तुरंत बाद चूँकि उसमें दुग्ध उत्पादन शुरू हो जाता है तो ऐसे समय पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं किया गया तो पशु के स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ता है। तो ये ब्याने के तुरंत पहले और बाद में ये प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने। अब कृपया करके आप हमें ये बताना चाहेंगे कि ब्याने के 2 महीने पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसका विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें। जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ब्याने के 2 महीने पहले और 1 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका प्रश्न यह है कि ब्याने के 2 महीने पहले हमें क्या क्या सावधानियां करनी होगी, क्या कार्य करने होंगे। तो पहला तो मैं बता दूं कि आखिरी के 2 महीने वहाँ पर बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है गर्भाशय में, तो वह पोषण भी खींच रहा है माँ से और विकास कर रहा है। तो ऐसे में समस्या ये होती है कि मादा पशु उतना चारा ले नहीं पाता क्योंकि गर्भाशय में विकास हो रहा है, वो फैल रहा है और वो जो पशु है उसके जो चारा का जो पेट का एक भाग है जिसको रूमेन बोलते हैं, उसको दबाने का प्रयास करता है और उसकी वजह से पशु उतना चारा ले नहीं पाता। तो सबसे पहला आप कार्य ये करेंगे कि पशु को कई बार चारा देंगे और अच्छी गुणवत्ता वाला चारा देंगे। अच्छी गुणवत्ता वाले चारे से महत्व यह है कि अगर मौसम है तो उसमें हरे चारे का प्रयोग हो, दाना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके देंगे। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि जो सुबह और शाम चारा लगा दिया और उसके बाद उसका देखभाल नहीं की। आप कई बार उसको चारा लगाओगे और थोड़ा थोड़ा चारा लगाओगे ताकि उसके पेट में उतना चारा जा सके और उसका पोषण हो सके। अब डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि ब्याने के बाद 1 महीने जो आपने कहा है कि देखरेख का समय होता है, उसमें क्या देखरेख करना होता है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारी दुधारू पशुओं पे। देखिए, ब्याने के तुरंत बाद हम बहुत बार निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो बच्चा हो गया तो अब उतनी ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी। तो पहला जो बहुत सारे पशुपालक ऐसा करते हैं कि जेर गिरने का इंतज़ार करते हैं, जो बिहार में जड़ी भी बोलते हैं उसको। तो जेर निकलने का इंतज़ार करते हैं जिसको प्लेसेंटा अंग्रेजी में बोलेंगे। लेकिन आपको उसका इंतज़ार नहीं करना होता है। आप जितनी जल्दी बच्चा दिया है पशु ने, आप उसका थन को धुलिए अच्छे से और बच्चे को पिलाने का कोशिश करिए। जब आप पिलाते हैं तो उसके शरीर में कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ केमिकल रसायन निकलते हैं
और उसकी वजह से जो जरी है या जेर जो भी आप कहें वो बहुत तीव्र गति से बाहर निकल जाती है। तो पहली सावधानी तो ये करें कि जितनी जल्दी हो सके तो बच्चे को पिलाएं, उससे बच्चे का भी विकास होता है और जेरी भी जल्दी गिरती है। दूसरी जो चीज़ है कि आप तुरंत आप कोई कैल्शियम का उसको सिरप पिलाइए। कैल्शियम का सिरप पिलाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा कैल्शियम का सिरप बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं, तो ऐसा सिरप जिसमें विटामिन डी हो वो ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप केवल कैल्शियम का सिरप पिला रहे हैं, उसमें विटामिन D3 नहीं है, तो वो अवशोषण नहीं करा पाएगा। तो कैल्शियम आप समझ रहे हैं कि पशु जब ब्याता है तो उसके पहले 24 से 48 घंटे में एक गाढ़ा दूध निकलता है जिसको आप खीस बोलते हैं। तो किसान भाइयों, आपको पता चला कि ब्याने से पूर्व 2 माह पहले और 1 माह बाद का प्रबंधन कैसे किया जाए। अब आप डॉक्टर साहब ये बताएं हमारे किसान भाइयों को, जो ये प्रोसेस है, जो ब्याने के पहले और ब्याने के बाद के उपरांत पशुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ब्याने के पहले हमने उचित प्रबंधन नहीं किया तो होगा ये कि बच्चा तो पोषण खींच रहा है माँ से, लेकिन माँ को उतना पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, उसका शरीर कमज़ोर होगा और ब्याने के तुरंत बाद उसके दुग्ध उत्पादन पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा, जो आप नहीं चाहते हैं। क्योंकि दुग्ध उत्पादन से ही आपका व्यवसाय है, आपकी आमदनी है, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो एक मिल्क फीवर की समस्या होती है जो प्रायः बहुत ज़्यादा देखी गई है और अच्छे दुधारू पशुओं में ही देखी गई है। तो आप अगर 2 महीने ध्यान से कर लेंगे ब्याने के पहले, तो आपको ये मिल्क फीवर की समस्या नहीं होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। पशुपालक किसान भाइयों, इन उपायों को अपनाकर आप अपनी दूध की गुणवत्ता और पशुओं में होने वाली समस्याओं को सुधार सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।